हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोग के लिए आज क्लास 8 इतिहास जो कि चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसका आज हम आंसर बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और क नंबर दे रखे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी खाली जगह में मिली। तो इसका उत्तर होंगे 12 अगस्त 1765 ईस्वी। ओके, फिर देखिए ख नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था खाली जगह ने लागू की। तो इसका उत्तर होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, फिर देखिए ग नंबर क्वेश्चन है, महलबाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा डैश ने तैयार की थी। तो इसका उत्तर होंगे हॉल्ट मैकेंजी। ओके, फिर देखिए घ नंबर क्वेश्चन है कि मुनरो ने खाली जगह व्यवस्था खाली जगह में लागू की गई। तो इसका उत्तर होंगे फर्स्ट खाली जगह में रैयतबाड़ी और सेकंड खाली जगह में होंगे 1820 ईस्वी। ओके, भी देखिए अंग नंबर क्वेश्चन है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के खाली जगह ज़िले में हुई। तो इसका उत्तर होंगे नदिया ज़िले में। ओके, और फिर आपको अच्छा तरह से दिखा देते हैं आपका खाली जगह। लीजिए, ये है आपका खाली जगह। फिर बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर क है कि रेतबाड़ी व्यवस्था कहाँ एवं किससे लागू की गई थी। फिर ख है कि नीच खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी। फिर ग है बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी। इस तरह करके हम लोग घ अंग का क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क की आंसर की ओर। तो देखिए क के उत्तर होंगे रेतबाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई में थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई है। ओके, फिर देखिए ख नंबर क्वेश्चन है, नीच खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी। तो देखिए आप लोग को जो रंगीन भाग है वो सब लिखना है। ओके, तो चलिए नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जा सकती थी। उपजाऊ भूमि पर पहले ही काफ़ी अधिक आबादी मौजूद थी, जिस कारण बागान मालिकों को नीज खेती के लिए छोटे मोटे खेत ही मिल पा रहा था। हालांकि उन्हें नील की खेती के लिए बड़े भूखंडों की आवश्यकता थी। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने की कोशिश की। वहाँ के किसानों को ज़मीन से हटवा दिया। इस कारण बागान मालिकों एवं किसानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ओके, फिर लिखना है इसके नीचे कलर वाला, इसके अतिरिक्त नीच खेती के लिए बड़े किसानों हल बैल की आवश्यकता होती थी। नील की खेती के समय किसान अपने हल बैल के साथ खेतों में व्यस्त रहते थे। ओके, आप लोग इतना तक लिखना है। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर ग की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर ग है कि बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी। देखिए ग का उत्तर होंगे कि बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध। पहले इतना तक लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे ओके, कि बागान मालिक उन्हें नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। रैयतों को अपनी ज़मीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान
फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को सौंप देते थे। उसे नील की बेहद कम कीमत मिलती थी, जिस कारण किसान कर्ज के चंगुल से नहीं निकल पाते थे। ओके, इतना तक आपको लिखना है। अब देखिए घ नंबर क्वेश्चन कि रेतबाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था। तो चलिए बढ़ते इसका उत्तर की ओर। देखिए टू का घ नंबर उत्तर यहाँ लिखना है कि रेतबाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में, इतना तक लिखने के बाद फिर यहाँ से आना है, लागू करने का मुख्य कारण यह था कि इस इलाके में बड़े जमींदार नहीं थे। इसके तहत उपज से होने वाली आय का प्रमुख आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। किसानों को इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। बम्बई और मद्रास में जहां यह व्यवस्था लागू की गई थी, वहां इसके बुरे परिणाम सामने आए। लगान की राशि अधिक होने के कारण किसानों को कभी कभी लगान चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिसके कारण धीरे धीरे वे अपनी ज़मीन से मालिकाना हक भी खोते गए। लगान चुकाने में असमर्थ किसानों को जेल में डाल दिया जाता था। तो आपको टू का घ नंबर उत्तर यहाँ तक लिखना है, जो रंगीन भाग है। ओके, फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर अंग की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर अंग का उत्तर होंगे कि यूरोपीय देशों में भारतीय नील की बहुत मांग थी। इसकी कीमत भी काफ़ी तेज थी या ऊंची थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय नील उच्च गुणवत्ता होता था, जिससे कपड़ों की काफ़ी चमक आती थी। तो गाइज अब ये हुआ आपका टू का अंग नंबर का उत्तर। फिर बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी। चलिए बढ़ते उत्तर की ओर। उत्तर होंगे, जब यूरोप में भारतीय नील की मांग बढ़ती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की नील की खेती में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कंपनी भारत में नील के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगी, ताकि नील के व्यापार से भारी मुनाफा कमाया जा सके। बंगाल में उत्पादित नील उत्तम कोटि का होता था, जिसकी मांग यूरोप के बाजार में सर्वाधिक थी। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में नील की खेती में भारी बढ़ोतरी हुई। कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के व्यापार में बड़ी रकम निवेश करने लगी। कई अफसरों ने नील के व्यापार के लिए कंपनी की नौकरी तक छोड़ दी। विदेश से भी बहुत सारे लोग भारत आकर नील के बागान लगाने में पैसे निवेश करने लगे। कंपनी ऐसे लोगों को कर्ज भी मुहैया कराने लगी जिसके पास नील की खेती के लिए पैसे नहीं थे। फिर बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कृषि में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की। तो इसका उत्तर होंगे, कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, यह इस सवाल पर 2 शासकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस आंदोलन या इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता था या किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगी।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो इसका उत्तर होंगे कर्ज या कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बीज और उपकरण बागान मालिक मुहैया कराते थे, परंतु मिट्टी तैयार कराना, बीज बोना, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी और रैयत को नया कर्ज पुनः मिल जाता था। पहले उन्हें यह व्यवस्था अच्छी लगती थी, परंतु बाद में कठोर सा प्रतीत होने लगा। नील की कीमत जो मिलती थी वह बहुत कम थी। कर्जा का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था, इस कारण से रैयत नील की खेती से कतरा रहे थे। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो इसका उत्तर होंगे स्थायी बंदोबस्त को 22 मार्च 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में शुरू किया गया। इसकी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। आपको क नंबर या 1 नंबर देकर लिखना है। जमींदारों व लगान वसूल करने वालों को पहले की भांति अब केवल मात्र मालगुजारी वसूल करने वाले कर्मचारी के स्थान पर उन्हें हमेशा के लिए जमीन का मालिक बना दिया तथा स्थायी तौर पर एक ऐसी राशि तय कर दी गई जो वे सरकार को दे सके। जमींदारी के स्वामित्व के अधिकार को पैतृक व हस्तांतरणीय बना दिया गया। ख नंबर देकर लिखना, किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया था तथा उनसे भूमि संबंधी अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया। ग नंबर देकर लिखना है, अगर किसी जमींदार से प्राप्त लगान की रकम कृषि सुधार अथवा प्रसार या किसानों से अधिक रकम उगाहने के कारण राजस्व की रकम बढ़ जाती तो जमींदारों को बढ़ी हुई रकम रखने का अधिकार दे दिया गया। घ नंबर देकर लिखना है, स्थायी बंदोबस्त से सबसे अधिक हानियाँ किसानों को हुई। इस व्यवस्था ने उनसे परंपरागत भूमि संबंधी व अन्य अधिकार छीन लिए। इस व्यवस्था के कारण बंगाल, बिहार, मद्रास के उत्तरी जिलों, वाराणसी जिले इत्यादि के किसान पूर्णतया जमींदारों की दया पर निर्भर होगी। वे जमीन पर ही किसानों या मजदूरों के रूप में काम करने वालों की स्थिति में आ गई। उनका सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं रह गया। उन्हें जमींदारों के अनेक प्रकार के अत्याचार व शोषण सहना पड़ा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? इसका उत्तर होंगे, गांव के एक एक खेत का अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह माहल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। फिर ऑन पैराग्राफ छोड़ के लिखना, स्थायी बंदोबस्त में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि तय कर दी गई थी। इसका मतलब था कि किसान में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किसान नील विद्रोह के लिए क्यों बाध्य हुए? इसका उत्तर होंगे, नील की खेती नीच और रैयत 2 प्रकार की होती थी। बागान मालिकों ने फैक्ट्री के आसपास की भूमि पट्टे पर लेने की कोशिश की और वहां के किसानों को जमीन से हटवा दिया। रैयती व्यवस्था के तहत रैयतों को बागान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था, जिसकी शर्त के अनुसार रैयत अपनी ज़मीन के 1/4 भाग पर नील की खेती करेगा और उत्पादन बागान मालिक को ही बेचेगा। बागान मालिक रैयतों को कर्ज देता था, उत्पादन की कम कीमत देता था, जिससे किसान कर्ज की चंगुल से नहीं निकल पाता था। नील की खेती से
खेत अनुपजाऊ हो जाती थी, उसमें दूसरी फसल नहीं हो पाती थी। लेकिन अंग्रेज किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करता था। किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा था, अतः किसान नील खेती के लिए बाध्य हो गए। फिर बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपका लास्ट है। नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इसका उत्तर होंगे नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए सिटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग 1860 ईस्वी में गठन किया गया था, जिसने बागान मालिकों की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सभी विवादों का निपटारा विधिपूर्वक किया जाएगा। आयोग ने रैयतों को वर्तमान अनुबंधों को पूरा कर अगली बार अपनी इच्छा से नील की खेती बंद कराने की बात कही। तो गाइज यहीं पर आपका क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है। तो इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना आपका दोस्त है उसको भी शेयर करें, ताकि उन लोग को भी कुछ प्रॉफिट मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।